नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं पंकज तिवारी। अनोखे सितारे में आज के चीफ गेस्ट जो हैं वो हैं आईओसी कनाडा के प्रेसिडेंट जगदीप सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं। जगदीप सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आज की खबर में। बात की जाए भारत की और कनाडा की, तो दोनों देशों के जो रिश्ते हैं ये काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण हैं। आज जिस दिशा में ये रिश्ते जा रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? पहले तो मैं सबको नमस्ते कहता हूं और धन्यवाद करता हूं चैनल को कि आपने एक मौका दिया हमें आने के लिए। और जहां तक आपका प्रश्न रहा कि दोनों देशों का कैसा रिश्ता रहा, तो मैं ये समझता हूं कि लार्जर रोल में जैसे हम देखते हैं तो दोनों में बहुत ही बेहतर रिलेशनशिप है। हाँ, ज़रूर कुछ छुटपुट घटनाएं होती हैं, कुछ क्रिएटेड होती हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा हो अपने पॉलिटिकल गेन्स की वजह से। पर अगर मैं देखूंगा जो एनआरआई डायस्पोरा है जो बाहर में हमारा, वो सारे मिलजुल के बहुत प्यार मोहब्बत से हम हर प्रकार के त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, हम सब जगह में एक साथ मिलके हम अपना रिलेशनशिप सोशल एंड कल्चरल बना के रखना चाहते हैं हर वक्त। और अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है जी। देखा जाए तो भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पे तमाम राजनीतिक गतिविधियाँ भी होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो लगातार 2 बार से रही है और जो सबसे देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी को माना जाता है, जो कि सबसे पुरानी पार्टी, आज़ादी के पहले की पार्टी है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो तमाम लीडर हैं वो तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर। आपके देखने में क्या कुछ है? देखिए, आरोप तब लगते हैं जहाँ पे कुछ कहीं पे धुआं तब निकलता है कहीं पे जहाँ पे आग लगी होती है। अब बीजेपी पे जितना आरोप लगा रही है, बीजेपी की खुद की जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि मैं एज अ सिंपल पर्सन, कॉमन पर्सन भी देखूंगा तो जो अगर मुझे जो कमिटमेंट आप लोगों ने की है, बीजेपी ने जो कमिटमेंट की, जैसा कि 2 करोड़ का हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो 2 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज इन्फ्लेशन देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। एक साधारण इंसान को चाहिए क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। अब पेपरों में हम कितने भी मकान बना लें, वो तो पेपर के मकान है। पर अगर हम कहें रोटी और कपड़ा, ये दोनों चीज़ें ही आज की डेट में, आप देख लीजिए टमाटर का क्या रेट है। अब हम उस पर जब बात करेंगे तो वो कुछ और बात करेंगे, नहीं भैया हमने इतनी इन्वेस्टमेंट लिया है। हमारी एक, हम समझना पड़ेगा, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी। 80,000 तो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए हैं। तो और जो अभी आजकल ये फ्रीबीज चलने लगी हैं काफ़ी, जो पहले नहीं थी पॉलिटिक्स में, फ्रीबीज का जो चला है, एक दौर चल गया है। तो ये लोगों को कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली? हम विदेश में रह के भी, क्योंकि इस देश ने हमें सब कुछ दिया, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस देश को वापस कैसे डिलीवर करें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यहीं से हमने आईआईटी, आईआईएम, यहीं से हम अपनी एजुकेशन किए, यहीं से अपना सारा स्टार्टिंग बुनियाद तो हमारी ये है ना। हम अपने जड़ को तो नहीं भूल सकते हैं। अगर हम अपनी जड़ों को भूलेंगे तो पेड़ खिले कहाँ से? और कहीं हमें ये लगता है कि हमारे आने वाले जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमारी बुनियाद क्या है। तो ले दे के कहानी यही आती है कि ठीक है, जो भी है, बीजेपी से बहुत उम्मीद थी लोगों को, पर बीजेपी ने गवर्नेंस के बदले में काफ़ी हद तक अपना जो कमिटमेंट थी वो कंप्लीट नहीं किया। और ये इतनी तो हमारा हक बनता ही हम उनसे क्वेश्चन करें, डेमोक्रेसी के भाई, कि हम तो क्वेश्चन करेंगे कि भाई आप बताइए, हमें जवाब दीजिए, क्यों ये सब अदानी हो गया या कोई भी आपका मसला हो गया, उसके ऊपर में फिर हम डेफिनेटली पूछते हैं। अभी देखा जाए तो मानसून सत्र अभी ख़त्म हुआ है। जब शुरुआती दौर था मानसून सत्र का तो उसमें राहुल गांधी, चूँकि संसद की सदस्यता उनकी समाप्त हो चुकी थी और ऐसे में पूरा विपक्ष एक तरह से लामबंद होकर कह रहा था कि जो मणिपुर पे है उस पर चर्चा हो। बीजेपी भी कह रही थी कि मणिपुर पे चर्चा करने के लिए वो तैयार है, लेकिन बावजूद इसके संसद भवन में विपक्ष हंगामे कर रहा था। तो एक तरह से देखा जाए तो जो भारतीय लोकतंत्र है और जो कनाडा की जो पॉलिटिकल वहाँ का जो व्यवस्था है उसमें कितना आप फर्क देखते हैं? देखिए, पहली बात है, जो मणिपुर में हुआ बहुत गलत हुआ। पहला पॉइंट ये है, बहुत ही गलत हुआ। दूसरा पॉइंट है, एज ऑपोजिशन हमारी मांग ये थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो देश के इतने रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी हैं, उनको आके कुछ कहना चाहिए। उनसे उम्मीद थी लोगों को कि भाई मणिपुर भी इंडिया के अंदर में है, और मणिपुर को जो लोगों जो इतना गंदा गलत काम हुआ है, जैसे आपने खुद देखा है औरतों के साथ में कितना गलत हुआ है सब,
तो ये एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, ना कि प्रधानमंत्री उस वक्त फ्रांस जा रहे हों या अमेरिका जा रहे हों और अपना बोलबाला कर रहे हैं। तो ये अपोजिशन का। और जहाँ तक आपका तीसरा प्रश्न है कि हाँ कनाडा का, और यहाँ पे कनाडा में जब भी कभी भी ट्रूडो साहब पे कुछ भी क्वेश्चन उठा है, इमीडिएटली अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन हुआ था CAG वहाँ के जो उसकी रिपोर्ट आई थी, ऑडिट रिपोर्ट आई थी, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस पाए गए थे प्रोविंशियल कोड के अगेंस्ट में। तो वो इमीडिएटली उन्होंने करेक्शन करने के लिए बोल दिया। स्टीवन क्लार्क आए थे हमारे हाउसिंग मिनिस्टर, बोल के गए कि भाई हम इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ की पॉलिटिक्स बहुत सिंपल है हमारे वहाँ की, और जायज़ है जब पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे सिंपल होगी। यहाँ पे काफ़ी ओवर पॉपुलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा है लोगों का यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ के अलग होगी। पर सबसे बड़े दुख की बात यहाँ पे मुझे ये लगती है, जो एजुकेशन, जो जिस हिसाब से लोगों को अपने इतिहास पता होना चाहिए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे जो डिलीवर किया है आज़ादी से पहले का, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, नेहरू जी के बारे में बताता हूँ। आर्किटेक्ट जो है नेहरू जी ऑफ इंडियन दिस थिंग, तो उसमें क्या है कि उन्होंने जब आज़ाद होने से, जब आज़ादी मिली देश को, तो पैसे नहीं थे हमारे पास में, पर उन्होंने कहा एजुकेशन सब चीज़ की बुनियाद है। पहला IIT जो खुला था यहाँ पे, IIT खड़गपुर खुला था। और IIT खड़गपुर कहाँ खुला था? वो खुला था, जो बिल्डिंग, जो प्रेमाइस, वो जेल थी जिसमें आज़ादी के लिए जो लड़ते थे हमारे अपने लोग, उनको हैंग किया जाता, ब्रिटिशर्स उनको हैंग करते थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पैसा नहीं था, तो उस जेल को कन्वर्ट किया इनटू एन IIT। तो ये सब चीज़ हमें लर्निंग पॉइंट है, ये हमें बताना है कि भाई हमने कितना मुश्किल से किया। इसरो हो गया, DRD हो गया, BHEL हो गया, आपका स्टील अथॉरिटी, IIM, ये सब फाउंडेशन जो ले किया है कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने, या ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है जैसे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसके लेआउट के ऊपर में ही आगे सब कुछ बनता चला गया, और इसको हमें ट्रेजर करना चाहिए। और ये अगेन मैं रिपीट करूंगा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चों को ये सब का पता होना चाहिए, ना कि ये छोटे पेटी पॉलिटिक्स, ये गाली गलोच और ये बोलना, गलत गलत बातें कहनी, जो कि मतलब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हम एक्सपेक्ट करते नहीं। इतने पार्लियामेंट में इतने रिस्पेक्टेड आदमी लोग रहे बैठे हैं उस कुर्सी पे, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज सुन के डेफिनेटली बहुत गलत लगता है। आपने बताया कि कांग्रेस सबसे पहले फाउंडेशन लेकर के देश में आई, और बहुत सारी चीज़ें देश की जनता को कांग्रेस ने सौंपा हुआ है। ये भी कहा जाता था कि अगर जो भारत के अंतिम गांव में भी अगर जो देखा जाए, हर घर में देखा जाए, तो सबसे पहले नाम कांग्रेस का आता है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी और आज़ादी के पहले की पार्टी, जिसके नाम से ही जाना जाता है कि कांग्रेस अपने आप में एक मजबूत, एक बहुत बड़ी ब्रॉड पार्टी। आखिर इस समय जो है कि बैकफुट पे जाने का क्या रीज़न रहा है, और इसको कैसे कांग्रेस सुधारेगी? नहीं, कांग्रेस देखिए, अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे कि जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा चालू हुआ है, अपने राहुल गांधी जी ने किया है, तो उसके बाद से आप कर्नाटक इलेक्शन देख लीजिए, हिमाचल इलेक्शन देख लीजिए, लोगों को खुद अवेयरनेस आने लगी कि भाई कांग्रेस कुछ कर रही है अब। और कहीं लोग BJP पार्टी से ही, खुद जो रूलिंग पार्टी है उससे ही कुछ परेशान घूम रहे हैं, क्योंकि जिनको एजुकेशन नहीं, जिनको आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, या जिनको अपने को गरीबी इतनी, जो गैस सिलेंडर के रेट हो गए, ये सब जब आते हैं सामने में, तो डेफिनेटली उनको खुद को फील होता है कि भाई हमने शायद कहीं गलत जजमेंट दे दिया। क्योंकि अब ये हिंदू मुसलमान हो गया, या ये सब इससे परे हो गया, या इंडिया पाकिस्तान हो गया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपने आप में टूटती हुई नजर आ रही है। नहीं, कांग्रेस नहीं टूट रही, बल्कि कांग्रेस जुड़ रही है। कांग्रेस बल्कि जुड़ रही है और जोड़ रही है, और नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रही है। और जहाँ तक BJP की बात है, BJP में खुद अपने को देखना चाहिए BJP को, कि उनके अंदर में तो 3 गुट बन चुके हैं। एक गुट अपना गडकरी साहब का बना हुआ है मोहन भगवत जी के साथ, एक गुट हमारे बाबा जी का बना हुआ है योगी आदित्यनाथ जी का, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट उनका जो है जैसे उनका सिस्टम है, और एक गुट बन गया आपका मोदी जी का और अमित शाह जी का। तो ये तो उनके अंदर के गुट की बात है, हमारे गुट के थे कोई, हमारे गुट में तो नहीं, हम तो जुड़ रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा ने कहीं हमें बहुत मदद किया है लोगों को जोड़ने के लिए, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी जोड़ने का, और उसका रिजल्ट आपके सामने में है। कर्नाटक कितना थंपिंग मेजोरिटी से हम जीते हैं, और हिमाचल भी हमने बहुत अच्छा बढ़िया जीता है, छत्तीसगढ़ भी हम अब जीत रहे हैं, और हम अभी मध्य प्रदेश भी हम जीतेंगे, ये तो हमें पता ही है इस बात का। देखा जाए, अगर जो यूपी की बात की जाए, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और सीधे सीधे CM का कहना है कि बीजेपी की ये डबल इंजन की सरकार है, जो एक तरह से जो यहाँ पे क्राइम का ग्राफ पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, उसको जीरो कर दिया गया है। ऑल ओवर इंडिया को अगर जो देखा जाए, तो ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी जो डेवलपमेंट कर रही है,
इसको आप कैसे देखते हैं? और इसके सापेक्ष अगर जो कनाडा के डेवलपमेंट को देखा जाए, वहाँ की सरकार किस हिसाब से काम करे, दोनों व्यवस्थाओं में कितना फ़र्क पाते हैं आप? देखिए बहुत फ़र्क है। क्यों गलत बोलूँगा? कनाडा में टाइम स्पेसिफिक है, अगर हमने कोई टाइम दिया है तो उसके ऊपर में हम काम करते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ तो अभी रिसेंटली न्यूज़ आया था कि जो द्वारका के पास में जो है 15 करोड़ के पर किलोमीटर की जो सड़क है वो 250 करोड़ की हो गई, पर किलोमीटर पे बनाई जा रही है। तो यहाँ के डेवलपमेंट तो थोड़ा डिफरेंट है ही है। मैं कहूँगा कि यहाँ के जो डेवलपमेंट हो रही है वो सरकार की वजह से नहीं हो रही है। जो कॉमन जनता है, जैसे आप और मैं या कोई हमारे साथ में और जो लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इनकी वजह से डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि वो ट्यून्ड है अपने हिसाब से काम करने के लिए और वो काफ़ी स्किल्ड है। हमारे यूथ भी काफ़ी स्किल्ड है यहाँ पे, और उस वजह से हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है। और मैं इस बात को कभी नहीं बोलूँगा कि हाँ ठीक है, मैं मिनिस्टर्स लोगों को बोलूँगा कि हाँ ठीक है आप लोगों की वजह से, आप पॉलिसीज़ कोई अच्छा करते हैं, गडकरी साहब अच्छा काम करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी तो मैंने ऐसे कुछ खास देखा नहीं किसी में भी। अगर जो भारत में एजुकेशन को देखा जाए, हेल्थ सेक्टर को देखा जाए और एक तरह से एम्प्लॉयमेंट को देखा जाए, तो कितना फ़र्क मिलता है भारत में और कनाडा में? क्योंकि यहाँ पे एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसके बाद भी लोग बेकार होकर घूमते हैं और ये मुद्दा बार बार विपक्ष उठाता रहता है। हाँ, ये बात सही है आपकी, और यही मैं बोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ। हमारे वहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट रेशियोज में कभी फ़र्क भी आता है, तो हमें सोशल सिक्योरिटी है। नो डाउट हम टैक्सेस बहुत हाई पे करते हैं, यहाँ तक कि हम हो सकता है कभी 55% भी टैक्स जिसका ब्रैकेट जहाँ पे आता है पे करते हैं, पर उसके बदले हमें उसकी बेनिफिट मिलती है। मेडिकल हो गया तो मेडिकल में हमारा तो खर्चा है ही नहीं, हम लोगों का ज़ीरो खर्चा है। और ऐसा नहीं कि क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या किसी चीज़ को, सब सारे क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि एक दिन हमारे कंट्री में भी ऐसा होगा। यहाँ पे तो आप जानते ही हैं, अस्पतालों में अगर ले जाओ किसी को तो कितना बड़ा बिल बन जाता है उनका, है ना। और वहाँ पे क्या होता है, हमारा वहाँ पे कोई खर्चा नहीं है। एजुकेशन हमारी 12वीं तक हमारी वहाँ पे फ्री है। तो और ऐसा नहीं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एकदम हाईटेक स्कूल्स है, सब कुछ एजुकेशन वगैरह है। पर मैं फिर अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे जो लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं भी होते हुए इनके पास इतने अच्छे स्किल सेट्स हैं कि अगर आज मैं कहूँगा इंडिया का बच्चा जाके कनाडा में पढ़ेगा तो इंडिया का बच्चा कहीं ज़्यादा अच्छा करेगा। मोस्टली, मैं हर नहीं कहूँगा 100% बोलूँगा, पर लेकिन हाँ मोस्टली मैं बोलूँगा बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन है, खुद काम करने का एक इच्छा है। उस वजह से मैं उल्टा इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूट को मैं बोलूँगा अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, पर लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उन बच्चों में टैलेंट है, हमारे इंडियन बच्चों में इतनी टैलेंट है कि वो खुद अपने को क्रिएट कर रहे हैं अपने उस लेवल पे। देखा जाए तो भारत में अगर जो देखा जाए तो लोकसभा चुनाव का समर शुरू होने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव होगा। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी भी लगातार इसको लेकर पूरे देश में अपने जनप्रतिनिधियों को भी अलर्ट मोड पे रखा हुआ है और तैयारी कर रही है। विपक्ष लामबंद हो रहा है और अपनी विपक्षी एका का एक गठबंधन बनाया गया है, इंडिया। तो एनडीए वर्सेज इंडिया, क्या देख रहे हैं? कौन सी इसमें कौन सा गठबंधन मजबूत है? एनडीए चूंकि अपने पुराने जो घटक दल है जिनको खो चुकी थी, फिर से एक बार इकट्ठा करके लेके आई है। और एनडीए का सीधे तौर पे कहना है कि एक बार हैट्रिक मारना है और प्रधानमंत्री को के पद पे फिर से नरेंद्र मोदी को बैठाना है। जबकि इंडिया को देखा जाए तो जो पुरानी एक खटास थी उसको मिटा के इंडिया भी थोड़ी थोड़ी मजबूत होती हुई दिख रही है। तो आज की जो स्थिति बनी हुई है इंडिया की, वो क्या है? देखिए, इंडिया इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन पे है, और अगर आप देखोगे तो फिलहाल बीजेपी की जो कंडीशन है, आप साउथ इंडिया, आप कर्नाटका ले लो, केरला ले लो, आंध्रा ले लो, यहाँ तक कि उड़ीसा जो उनके अलायंस पार्टनर है, या इनका बिहार ले लो, ये सब कहीं ये स्टेट्स में अवेलेबल है नहीं। तो इनकी सिचुएशन ख़राब है। हरियाणा में भी इस बार इनकी पोजीशन बहुत ख़राब हो रखी हुई है। पंजाब में तो एंट्री इनको मिलती बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। और अगर मैं कहूँगा अगर कोई टर्निंग पॉइंट होगा तो वो होगा यूपी। और मैं ये समझता हूँ, ये मेरे पर्सनल विचार है, मैं नहीं कहता कि कौन प्रधानमंत्री बने बीजेपी में, पर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि पहली बात है कि इनकी पोजीशन बहुत ख़राब है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस लेके जाएगी इस बार, जो गठबंधन है टोटल अलायंस लेके जाएगी। तो अगर सूरत हाल कहीं पे भी कुछ 19-20 का फ़र्क होता है, तब तो मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट है कि योगी आदित्यनाथ जी, बाबा जी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बने। भाई देखिए, अगर 80 सीट है हमारी यहाँ पे, और इसमें से अगर मैक्सिमम सीट की वजह से ही अगर बीजेपी पावर में आती है, अगर आती है, तो बाबा जी में क्या कमी है? अभी आप ही ने खुद बोला कि क्राइम रेशियोज उन्होंने ख़त्म कर दिए, उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट दी है। मैं शहर भी देखता हूँ,
यहाँ सब कुछ है, तो प्रधानमंत्री के रूप में वो भी अच्छे निकल सकते हैं। तो उनमें क्या कमी है, उनको ये भी विचार करना चाहिए कि भाई नॉट नेसेसरली मोदी जी ही बने, ब्रांड मोदी बन चुका है, अब टाइम है अगर बीजेपी के अंदर में है तो ब्रांड योगी होना चाहिए। चूंकि देखा जाए तो योगी की आप बात कर रहे हैं कि जो यूपी के जो सूबे के मुखिया हैं सीएम योगी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी होती है कि शायद उनके बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पे सीएम योगी को ही देखा जाएगा। यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ है पिछले दिनों और बताया जा रहा था कि मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे आके और इन्वेस्ट कर रही हैं। वहीं बीजेपी केंद्र से कह रही है कि पूरे देश में रोजगार को लाने के लिए और यहाँ के का जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए, एक तरह से जो इकोनॉमी है देश की उसको ऊपर ले जाने के लिए ये सब कार्रवाई चल रही है कि बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आए, निवेश करे और यहाँ डेवलपमेंट भी हो और युवाओं को रोजगार भी साथ साथ मिले। आपके देखने में ये कैसा कुछ है, क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है? देखिए, अभी इनको 10 साल तो हो ही गए हैं और 10 साल काफ़ी बड़ा टेन्योर होता है कि एक आदमी को इन्वेस्टर्स, ऐसा नहीं थे कि मनमोहन जी के टाइम में नहीं आते थे और आ सकते थे, फाउंडेशन लेट था, लेकिन अब ये जब लास्ट कुछ महीने रह गए हैं तब ये काम करना, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि अगर पब्लिसिटी स्टंट करना नहीं चाहिए, अगर करना है तो आपको पहले दिन से ही ये सब चीज़ कर लेनी चाहिए थी, ताकि आज आप बोलते हैं कि भाई हमने ये प्लांट लगा लिया यहाँ पे, जितना बोला उतना किया। चलो मैं बोलता हूँ कि अगर आप 1% भी करके दे दो, वो भी नहीं दिख रहा, ठीक है। एक टेलीफोन, एक सेल फोन को छोड़ के और तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा कि क्या इन्होंने किया है यहाँ पे। इतना बड़ा देश, इन्वेस्टर्स कहाँ हैं, और अगर इतना ही अच्छी हालत होती तो क्यों आज हमारी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के बीच में होती। सबसे बेसिक बात तो वही है, और क्यों हम इतने पॉवर्टी लाइन के बिलो आ गए हैं। ये सब चीज़ों का जवाब तो सरकार को देनी पड़ेगी ना कि हाँ भाई हमने ये सब क्यों किया। ये जुमला ख़त्म कर देना चाहिए कि हाँ हम बुला रहे हैं, हमने इन्वेस्टर्स दिखाया, यहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। शायद कर भी रहे होंगे लेकिन इट इज़ टू लेट, मेरा ये कहने का अर्थ है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी के साथ जो है कि तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगे, कर्नाटक से ही लगे थे मोदी सरनेम को लेकर के, उसके बाद से उनकी सदस्यता भी चली गई, उनको 2 साल की सज़ा हुई, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे आया और उनकी सदस्यता फिर वापस हुई। ये जितना कुछ ये घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस पार्टी चूँकि लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगाती रही, लेकिन ये काम था चूँकि न्यायपालिका का। आपको ओवरऑल देखने में क्या लगा ये? देखिए, मैंने उस दिन भी बैठ के बाहर की मीडिया में बताया था, मैं कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि हाँ राहुल जी को वापस लेके आया गया, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है, हम तानाशाह में नहीं रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। और राहुल जी ने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं था। और खैर टू अर्ली टू से, क्योंकि कोर्ट के पास में ये जजमेंट है कि क्या है क्या नहीं है, पर अभी फ़िलहाल के लिए तो होल्ड है। और मैं इस बात की बधाई देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को भी देता हूँ, जजेस को देता हूँ, जो कॉमन लोग हैं उनको देता हूँ, क्योंकि देश के लिए रिक्वायरमेंट है। आपके मन में किसी के लिए कुछ भी, किसी भी प्रकार की आपके अपने द्वेष हो, कलेश हो, कुछ भी हो, लेकिन इतने एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाना चाहिए जहाँ पे कि पूरा डिक्टेटरशिप के हिसाब से अचानक आपने निकाल दिया, एक रात के अंदर में आपने राहुल जी को बर्खास्त कर दिया। तो ये थोड़ा सा गलत था तरीका करने का। और जिसने केस किया था उसका नाम मोदी था भी नहीं, उसने नाम बदली किया था, और केस था ये बेंगलोर का, उन्होंने कर दिया गुजरात में कर दिया ये केस। तो ये जनता आज की डेट में सब बात समझती है। यहाँ तक कि कुछ बीजेपी के लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये गलत हो रहा है, हमारे अपने रिश्तेदार भी बीजेपी में हैं, उन्होंने भी हमें कहा अलग से कि भाई ये गलत हो रहा है राहुल जी के साथ में। तो ये क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ गांधी परिवार है और हर चीज़ पे उनसे कुछ चीज़ पर प्रश्न किया जाएगा तो राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। तो अच्छी बात है, आप पब्लिसिटी दे रहे हो राहुल जी को, और उनकी जिम्मेदारी बनती भी है, वो बड़ा मेहनत भी किया उन्होंने। और जब प्रश्न करते हैं तो जवाब नहीं होता तो फिर ये भी होता है, ये भी लोग देख रहे हैं। तो ये लोग अपने आप से, जनता 2024 में डिसाइड कर लेगी कि ये क्या सच है क्या गलत है। आपने 2024 की बात की, आप आईओसी के प्रेसिडेंट भी हैं कनाडा में। जो कांग्रेस एक अलायंस के बाद भी कांग्रेस का जो एक अपना रुतबा हुआ करता था, वो आखिर कब तक फिर वापस आएगा? क्योंकि माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी मजबूती की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। और अब देखा जाए तो 2024 के लिए जो आपने कहा कि 2024 को लेकर भी कांग्रेस ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। यूपी की ही बात की जाए तो अपने प्रेसिडेंट को हटा करके और फिर एक सशक्त प्रेसिडेंट के तौर पे अजय राय को यहाँ पे मौका दिया गया है, पूरी जिम्मेदारी दी गई है। तो कांग्रेस अपने पुराने मजबूती के साथ कब तक आ जाएगी? नहीं, आ जाएगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। देखिए अजय राय जी आए हैं, पहले तो उनको ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की तरफ से।
सैम पित्रोदा जी की तरफ से, हम सब की तरफ से उनको, अजय राय जी को बहुत उम्मीद है उनसे। और अच्छा लगा सुन के कि अजय राय जी को प्रेसिडेंट हिसाब से लिया गया है यहाँ पे। और जहाँ तक कांग्रेस, देखिए कांग्रेस, मैंने यही प्रश्न मैंने भी पूछा था एक बार, तो कांग्रेस है एक समुंदर है। आप कहीं भी देखोगे, आपने जैसे कहा कि हमारे फोर फादर्स वगैरह हो गए या जो भी, सब कांग्रेस के ही हैं। इवन बिफोर इंडिपेंडेंस सारे लोग कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस पार्टी ने ही आज़ादी के लिए सब पहल किया। तो कांग्रेस कहीं जाएगी नहीं। कांग्रेस जिस दिन चाहेगी, जैसा चाहेगी, जब चाहेगी, उस दिन विद इन द पैरामीटर्स, डेमोक्रेटिक पैरामीटर्स, कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर सकती है। और हमें बहुत उम्मीद है इस बार की 2024 में हम लोग डेफिनेटली इलेक्शंस विन करेंगे और राहुल जी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थे जगदीप सिंह जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया। अनोखे सितारे में फिर एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।